मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और ईरान की उस धमकी की आज बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान ने जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी दी, जो कि दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है। इसी बीच चीन और रूस भी अमेरिका को धमकी दे चुके हैं। सवाल यह है कि अगर ये जलमार्ग बंद हुआ तो इसका भारत और साथ ही पूरी दुनिया पर असर क्या पड़ेगा। ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इस मार्ग को बंद करने की धमकी दी है और संसद में प्रस्ताव भी पारित किया, जिसके बाद हर तरफ चिंता साफ नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां पर रूसी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले को बेवजह बताया तो अमेरिका चीन से बात करना चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि चीन उस रास्ते से आने वाले ऑयल पर बहुत अधिक निर्भर है और अगर ईरान ये कदम उठाता है तो ये चीन के लिए एक बड़ा संकट होगा, जबकि ईरान की ये बड़ी गलती होगी और आर्थिक आत्महत्या जैसा कदम होगा। साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है, लेकिन वैश्विक शांति और कूटनीति ही इसका स्थायी समाधान है। आज इसी को एक्सपर्ट पैनल से समझने की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इस मामले के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस इशू को लेकर, वो समझा देते हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई तेल की कमी नहीं, कच्चे तेल की कमी नहीं होने वाली है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइसेस हैं वो पिछले 3 साल से तो कहीं बढ़ी नहीं, उल्टा कम हुई है और आने वाले समय में भी कोई भारत एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाता नहीं है। देखिए, इस बात का खतरा तो बहुत सबको है, क्योंकि जब भी अगर लड़ाई होगी तो देखिए जो ट्रेड रूट्स हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, इधर से हम देख सकते हैं कि काफ़ी उनको बंद किया जा सकता है। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी न कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पाया जाए ताकि ये जो अननेसेसरी समस्याएं हैं दुनिया के लिए वो कम हो सकें। ईरान को इस समय कोई बदला लेना है, ठीक है। इससे दुनिया में इकोनॉमी में उथल पुथल होगी, 3-6 महीने तेल की कीमतें, ऑयल शॉक, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, ये वो हो रहा है, बट इमीडिएट रिवेंज तो नहीं है ना। तो ईरान को कुछ और भी करना पड़ेगा इसके अलावा, जो देखा जाए कि इंस्टेंट वो पंच बैक कर रहा है। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज पहला सवाल यही रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का फैसला ईरान ने आखिर क्यों लिया? क्या भारत तेल के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर है या इसका कोई और विकल्प भी है? ईरान के इस फैसले से दुनिया पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है और क्या ईरान की दबाव बनाने की ये ऑयल डिप्लोमेसी है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से क्या दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो जाएंगे? हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बहुत खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। कैप्टन श्याम कुमार अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत इस वक्त जरा डिप्लोमेटिक एंगल के साथ करना चाहूंगी जेके त्रिपाठी सर, क्योंकि जिस तरीके की समस्या इस वक्त पैदा हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी ईरान दे रहा है जो आज से पहले उसने कभी नहीं की थी, और ऐसे में अगर इस धमकी को अमल में लेकर आता है तो किस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर कहूं ऑयल डिप्लोमेसी को अपना आधार ईरान बनाने की तैयारी कर रहा है? पूर्णा, आपको और सारे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को भी। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर समय दे तो मैं इसको थोड़ा एनालाइज करूंगा कि किस तरह से ये धमकी अलग अलग जगहों पे कारगर हो सकती है, नहीं हो सकती। देखिए, अगर ईरान होर्मुज के स्टेट से, होर्मुज के जल डमरूमध्य से 20% से ज्यादा दुनिया का तेल गुजरता है। अब अगर वो जल डमरूमध्य बंद हो जाएगा तो 20% की ये नुकसान तो होगा ही, और उसके रिजल्ट में प्राइसिंग बढ़ेगी। देखिए, ओमान के मुसंदम और बंदर अब्बास, ईरान के बंदर अब्बास के बीच में 33-34 किलोमीटर का एरिया है सिर्फ, जो बहुत सकरा है।
मैं ओमान में रहा हूँ, मैं दोनों जगह गया हूँ, ईरान के बंदर अब्बास और मुतन्नम में भी। तो अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो एक तरह से ये चोकिंग पॉइंट हो जाएगा गल्फ के तेल के लिए, सऊदी अरब को छोड़ के। सऊदी अरब तो नीचे से अपना तेल ले लेगा, ओमान के पास ज्यादा तेल है नहीं, लेकिन कुवैत, बहरीन वगैरह जो है, जो 4 और उधर हैं, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह, इनको परेशानी हो जाएगी। अब अगर ये तेल बंद होता है, अभी देखिए, अभी प्रस्ताव पारित हुआ है, 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि तेल के दामों में 2% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। ब्रेंट क्रूड में और भी दोनों तरह के जो वो हैं तेल हैं, दोनों प्रकार के, उनमें बढ़ोतरी हो चुकी है। दूसरी चीज, अब देश के हिसाब से देखिए, कंट्री वाइज अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास अपना करीब 68 बिलियन बैरल का स्टॉक पड़ा हुआ है। 4% मंगाता है सर अमेरिका, सिर्फ 4%। हाँ जी, सिर्फ 4% अमेरिका तेल मंगाता है, बाकी आत्मनिर्भर बन चुका है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो भी अगर मंगा लेगा, वो जैसे आपने देखा कि रूस के वक्त उसने क्या किया कि वेनेजुएला से थोड़ा सा कंसेशन लेके ब्राजील से मंगा सकते हैं, अर्जेंटीना से मंगा सकते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस खुद उसके सेल्फ सफिशिएंट है। चीन के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि चीन ने 2001 या 2002 में 25 साल तक ईरान से निर्बाध रूप से ऑयल लेने की डील की थी, $450 बिलियन की। चीन के ऊपर उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन चीन फिर रूस के साथ कर देगा। आप जानते हैं कि जब ये युद्ध हुआ था, रूस और यूक्रेन का जो अभी भी जारी है, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन चीन और भारत ने रूस से लेना बंद नहीं किया। तो चीन ज्यादा ले लेगा, क्योंकि अब भारत रूस से कम है। भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? भारत के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत का 80% तेल जो है वो गल्फ से है। भारत को रूस से तेल लेना ज्यादा शुरू कर देना पड़ेगा, ताकि वो साउथ चाइना सी से होते हुए, ये स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए भारत की ईस्टर्न कोस्ट, यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लिए एक तो ठीक है, नॉर्वे से वो लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी गल्फ का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो हुई तेल लेने वाले देशों की बात। उत्पादक देशों के ऊपर, ये जो बाकी 4 देश हैं, बहरीन, कतार, कुवैत वगैरह, इनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके तेल की आपूर्ति, इनके तेल की का एक्सपोर्ट बंद है। तो ये बड़ा फर्क तो है। और इसके लिए अब देखिए, अमेरिका कोई, मेरे ख्याल से अभी अमेरिका निकट भविष्य में कोई भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि जो एक्शन उन्होंने लेना था वो ले लिया। बाकी इजराइल उनकी ओर से प्रॉक्सी बन करके, ठीक है सर। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है सर, मुमकिन है कि एक ये प्रेशर पॉलिटिक्स इसीलिए भी हो कि भाई बातचीत की टेबल पर आए। दूसरा, आतंकी स्टेट कहा जाता रहा है ईरान को, उसको लेकर एक दबाव बनाना कि भाई इस डेफिनेशन से हमको बाहर करिए, बातचीत की टेबल पर आइए, हमको कंसिडर करिए, बातचीत से भी रास्ता निकालते हैं। एक ये वो प्रेशर हो सकता है। चीन का 26%, जापान कोरिया 22%, भारत 14%, यूरोपीय देश 8%, अमेरिका 4% और अफ्रीका को 5% क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की तरफ से होती है। लेकिन एक और शरद कोहली साहब, इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला जो ईरान धमकी जो दे रहा है, और अगर वो है, आपको लगता है कि 1991 का संकट, ऑयल संकट, क्या भारत एक बार फिर से देख सकता है? दूसरा, क्या इसका कोई और विकल्प है ताकि रुपए पर किसी भी तरीके का भार ना पड़े, इकोनॉमिकली भारत स्टेबल रहे डिस्पाइट ऑफ ईरान जो भी एक्शन ले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर? नमस्कार पूर्णिमा, हमारे सह पैनलिस्ट और भारत 24 के दर्शकों को। देखिए, 137 बिलियन डॉलर का हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंपोर्ट किया था। हमारी करीब 85-86% जरूरत हम क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के जरिए लेते हैं। पहले तो हमें समझना होगा। और अगर हम बात करें, एक जमाने में हम 60% खाड़ी से ले रहे थे, मिडिल ईस्ट से। अब तो अभी जो हरदीप पुरी साहब की भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी कंफर्म किया, अब हमारी डिपेंडेंस अब उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जो तेल आता है उस पर कम हुई है। मेरे अनुमान से ये जरूरत अब तक 40-45% के आसपास है। तो मुझे लगता है भारत उन देशों में से होगा पूर्णिमा जिनको सबसे ज्यादा, चीन और भारत 2 ऐसे देश होंगे जिनको सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। और इसमें अगर क्रूड ऑयल की प्राइस यहां से
$10 जब बढ़ती है, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, $10 बढ़ने से हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब 30 से 50 बेसिस पॉइंट तक फर्क पड़ जाता है। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा हिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। और ज्यादा डॉलर देने का एक तो पेट्रोल डीजल महंगा सरकार को करना पड़ सकता है। हालांकि पुरी साहब ने अभी कहा कि हमारे यहाँ महंगी नहीं हो, मैं उम्मीद करता हूं कि महंगी नहीं होगी, भले ही हम $90, क्योंकि अगर बंद करता है तो इसका अनुमान है कि $90-100 तक भी जा सकती है। पर दो अच्छी बातें 1991 का आपने जिक्र किया, अच्छी बातें ये है कि जो 1991 में परिस्थिति थी हमारी, इससे कहीं बेहतर हमारी परिस्थिति। हमारे पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास हमारे पास इस समय रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है, तो हमें एकदम कोई नीजक रिएक्शन जिसको कहते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रुपया अगर कमजोर होता है हमारी फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो बढ़ने की वजह से, तो रुपए, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत है, हम जानते हैं कि हमारा इस टाइम हम करंट अकाउंट डेफिसिट में, इसका मतलब होता है हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट हम $827 बिलियन का करते हैं, इंपोर्ट उससे ज्यादा करते हैं। तो उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ आता है, यानी कि कुछ सामान हम एज इट इज भी लेते हैं विदेश से, वो महंगा हो जाएगा। पर अच्छी बात क्या है पूर्णिमा, के इस समय जो महंगाई की दर है हमारी वो 2.82 पे है, तो हमारे पास थोड़ा कुशन है। 1991 की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय कोई भी इकोनॉमिक पैमाना, पैरामीटर जिसको हम कहते हैं, वो हमारे फेवर में नहीं था। इस बार सारी हमारी जो इकोनॉमी की हेल्थ है, अपनी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, वो अच्छी है। तो मुझे लग रहा है हम इस शॉक को एब्जॉर्ब करने में पहले से ज्यादा सक्षम है, पहली बात। दूसरा, जिस रफ्तार से हम इस समय पूर्णिमा ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ देख रहे हैं, अगर आप मेट्रोज में जाए, खासकर दिल्ली में, आपको जितनी अब हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखती है, शायद पहले नहीं दिखती थी, और इनकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और ऐसा माना जा रहा है पूर्णिमा कि अगर अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास का ऐसा है जो ये मन बना के बैठा है कि अब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेनी है और हमने इससे जान छुड़ा लेनी है। अब दिक्कत आएगी जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होती है, जहां से आपका जरूरी सामान आता है, सब्जी है, फल है, दालें हैं, किचन का जो सामान आता है, उसकी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी पेट्रोल डीजल के दाम यहां पर बढ़ाएगी। हाँ, रुपया गिरता है, क्योंकि रुपया हम एक समय अभी हाल में 83-84 तक ले आए थे, मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, अब वो बढ़ के फिर 86-87 आ गया है। तो अगर रुपया यहां से कमजोर होता है तो उसमें भी आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे इतने हैं, करीब $690 बिलियन के आसपास के फॉरेक्स रिजर्व है पूर्णिमा। तो आरबीआई समय समय पर जैसे ही रुपया गिरता है तो आरबीआई उसको मार्केट में डॉलर को बेचता है, जिससे कि प्राइस स्टेबिलिटी हो जाए। तो हमारी क्योंकि आर्थिक स्ट्रेंथ इस समय अच्छी है, तो इसलिए हम इस शॉक को बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करेगा तो यूरोप करेगा, चाइना को दिक्कत आ सकती है। बाकी आपने क्योंकि चाइना का सर जिक्र किया, इसी सवाल के साथ मैं जरा संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगी। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि चीन और रूस, ईरान के साथ हम महसूस करते हैं जिस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिला है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है ईरान तो सबसे ज्यादा असर सर चीन पर होगा, क्योंकि चीन की 26% की निर्भरता क्रूड ऑयल को लेकर ईरान के ऊपर है। ऐसे में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला चीन को अपने साथ लेकर करने की कोशिश कर रहा है? अगर अमेरिका यह चाहता है कि चीन इसमें इंटरवेन करे, ईरान से बात करे, तो क्या चीन इसमें इंटरवेन करके ईरान से बात करेगा? तीसरी तरफ सर, भारत की भूमिका ऐसे समय में क्या होनी चाहिए पूरी दुनिया में पड़ने वाले इंपैक्ट को देखते हुए, और क्या तेल स्रोत को डाइवर्सिफाई करने का यह समय है, जिसको हम कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशने वाला, क्या यह मौका भारत के लिए भी है? देखिए पूर्णिमा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न उठाए हैं, और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का जो एक स्टेप है, वो मेरा ऐसा मानना है कि ईरान वर्तमान समय में ऐसे सभी बड़े ऑप्शंस पर विचार कर रहा है कि जिसकी की वजह से वो अपने राष्ट्र की जनता को भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दिखा सके कि वो एक बड़े अमेरिकन एक्शन का एक बड़ा रिटेलिएशन कर सकता है। और उसके जो रिटेलिएशन के ऑप्शंस में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो ब्लॉकेट का जो ऑप्शन है, उसको ब्लॉक करने का ऑप्शन है, वो निसंदेह एक बड़ा ऑप्शन है। और यदि वो ऐसा करता है तो विश्व की जो एक एनर्जी सप्लाई चेन्स में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा, क्योंकि अबाउट 1/4 ऑफ द जो ग्लोबल जो एनर्जी सप्लाईज हैं उस रूट के माध्यम से होती हैं, गैस की और ऑयल की, अगर दोनों की कंबाइन बात करें तो ऐसे में जाहिर है कि एक पूरे ईरान के द्वारा ये एक बड़ा एक रिटेलिएशन का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है जो वो करना चाह रहे हैं वो होगा।
और ऐसे में जो अनेक राष्ट्र इससे प्रभावित होंगे और इसमें जो एनर्जी को सप्लाई करने वाले जो राष्ट्र हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, स्वयं ईरान हो और इराक है, कतर है, यूएई है, ये जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को नहीं कर पाएंगे और उनको भी नुकसान होगा, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की स्वयं की जो है उसको उससे नुकसान होगा। और जहां तक जो इसके डेस्टिनेशंस की बात है तो उससे चाइना, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो सबसे ज्यादा मेरे असेसमेंट के मुताबिक उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां तक भारत की बात है तो भारत का लगभग अबाउट 40% जो एनर्जी का जो इंपोर्ट होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है। और भारत की जो ऑयल को इंपोर्ट करने की और गैस को इंपोर्ट करने की जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी पूर्णिमा जी बहुत डाइवर्सिफाइड है। हम अभी मिडिल ईस्ट रीजन से जो हमारी ऑयल की और गैस की जो डिपेंडेंसीज हैं वो लगातार कम हुई हैं। हम अफ्रीका के देशों से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, ब्राजील से बड़ी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमने अपनी जो पॉलिसी में अब इतना भी एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि रशिया से हम बड़ी मात्रा में अब ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद तो रशिया हमारा एक टॉप ऑयल का जो है इंपोर्टर एक राष्ट्र के रूप में हम उसको देखते हैं। और ऐसे में जो भारत की जो एनर्जी सप्लाईज हैं, मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की दशा में भी हम इसको डील कर पाने में सफल रहेंगे। और जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी बहुत ही रोबस्ट है, एक बड़ी इकोनॉमी है और हम इस तरीके के जो शॉक्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में समर्थ है, सक्षम है। और हमारा जो एनर्जी के सोर्सेस हैं डाइवर्सिफाइड ऑलरेडी हैं और हम अपने ऑयल के इंपोर्ट को अन्य जगहों से, अन्य सोर्सेस से रैंप अप करके वो जो डिफिशियंसी होगी, जो कमी आएगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की दशा में, तो उसको हम डील कर पाने में सफल होंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल स्पष्ट मैं इस बात को आपकी मानता हूं पूर्णिमा जी कि चाइना इससे बहुत ज्यादा सीवियरली इम्पैक्टेड होगा। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जब चाइना के अपने इंटरेस्ट की बात आएगी और चाइना के जब अपने इंटरेस्ट इससे प्रभावित होंगे तो वो इस संदर्भ में वो ईरान से जरूर उसके ऊपर इस बात का दबाव डालेगा कि वो इस तरीके के जो ब्लॉकेट को वो करे, उसको हटा ले। बस एक सवाल का जवाब सर हाँ या ना में संजीव श्रीवास्तव साहब दीजिएगा, फिर उसके बाद कैप्टन श्याम कुमार आपके पास आऊंगे, फिर यूके देवनाथ सर आपके साथ। संजीव श्रीवास्तव, क्या ये तरीका है दूसरा कहीं ना कहीं कि इसका एक इफेक्ट ये होगा या इम्पैक्ट ये होगा कि चीन भी उस ग्रुप का हिस्सा बन सके अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए, जिस तरफ अभी वो पूरा का पूरा ग्रुप ईरान के अगेंस्ट खड़ा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईरान इस समय ऑप्शंस की तलाश में है कि वो अपने रिटेलिएशन को दिखा सके। और ये अमेरिका का जो एक्शन है, इजराइल का जो एक्शन है, उसके अगेंस्ट में ईरान भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसके संदर्भ में उसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का एक ऑप्शन है। लेकिन वो जो ब्लॉकेट है वो बहुत अगर करेगा भी तो बहुत लंबा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसके जो पार्टनर्स हैं, जैसे कि आपने चाइना का जिक्र किया, मेरा ऐसा मानना है कि चाइना हर एक स्थिति में ईरान के साथ ही रहेगा। ईरान की अदर साइड में अदर पार्टी जो अदर ग्रुपिंग्स है उसमें नहीं जाएगा। और चाइना ईरान को इस बात के लिए राजी करेगा कि वो उस ब्लॉकेट को हटा ले। इसमें एक और पर्सपेक्टिव है, मैं आती हूँ सर आपके पास, थोड़ा आगे भी समय दूंगी आपको। इसमें एक और पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं एक ये भी नजर आता है कि जो अभी ईरान की तरफ से एक्शन लिया गया, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है, तो खुद ईरान की इस ऑयल एक्सपोर्ट पर जो बाकी देशों को वो करता है उस पर उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ऐसे में अगर उसका आर्थिक तंत्र, यानी कि अगर तेल कमजोर होगा, बिकेगा नहीं, तो फिर कमाएगा कहां से, खाएगा कहां से, खुद को सपोर्ट कहां से करेगा, ये भी समझना होगा। श्याम कुमार सर, अभी तक क्या होता था कि भारत की जो नौसेना है उसकी प्राथमिकता हमने देखी या तो चीन या इंडो पैसिफिक रीजन पर रही है, लेकिन फारस की खाड़ी भी अगर तनाव में आ जाती है तो क्या भारत टू फ्रंट मैरिटाइम थ्रेट के साथ एक नई चुनौती का सामना करता हुआ दिखेगा? धन्यवाद पूर्णिमा जी। जय हिंद, शनो वरुणा। गहरे समुद्र से और असीम समुद्र से कुछ गहरे तथ्य। देखिए, भारतीय नौसेना की पैनी नज़र, जब मैं सब लेफ्टिनेंट था तब से ये 5 चोक पॉइंट हमें पढ़ाए गए हैं, और उसमें से बाब अलमंडेव, चाहे वो मदगास्कर हो, सुंड्रा स्टेट हो, मलाक्का स्टेट हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस पे हम लगातार पैनी नज़र रखते हैं। और भारतीय नौसेना के कम से कम 3 से 4 शिप लगातार उस एरिया में अपनी निगरानी रखते हैं,
क्योंकि वहां पे मकरान कोस्ट है और वहां पे बंदर अब्बास है, जहां हमारी रेगुलर विजिट होती है फ्लैग शोइंग मिशंस की। हर कैडेट वहां जाता है ट्रेनिंग के दौरान करीब करीब। और चाहवार पोर्ट के बारे में मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि हमारी कितनी जरूरत है, वहां पे बहुत करीब है हमारे चाहवार पोर्ट, हमें उसके बहुत जरूरत है इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ कॉरिडोर से हमें रूस और मिडिल और यूरोपियन कंट्री तक जाने के लिए। इसलिए भारतीय नौसेना का लगातार प्रभाव उस एरिया में रहता है। रेड सी में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे लोगों को छुड़ाया, कितना बड़ा डिस्टेंस ऑपरेशन करके हमने अपने एक एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से मरीन कमांडोज ड्रॉप करके क्या किया था और राजनाथ सिंह ने कैसे उसको पीठ थपथपाई थी, आप सब जानते हैं। अब मैं आपको कुछ उल्टी बात कहता हूं आज, जो अभी तक हम 4 पैनलिस्ट से सुन चुके हैं, वो है वहां से निकलने का वायल। मैं कुछ बातें करता हूं घुसने का। हो क्या रहा है, कई दिनों से आकलन चल रहा था और मेरे आकलन से हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जब तक किसी तरह का ग्राउंड इन्वेजन या क्लोज सपोर्ट फाइटिंग नहीं होगी, बुशेरा पे आज ही बुशेरा पे जो रशियन रिएक्टर है, एकमात्र रिएक्टर है लाइव, उस पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। बुशेरा पे अटैक का मतलब है कि वहां पे, क्योंकि और ऑयल भी जो वहां पे फ्यूल होता है वो भी रशिया वापस जाता है। अगर कंटामिनेट हुआ गल्फ तो ओमान, बहरीन, कतार के पास पीने का पानी नहीं है, ये डिसैलिनेटेड वाटर पीते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे। और अमेरिकन शिप्स, ब्रिटिश शिप्स वहां पे लगातार हैं। सेंट्रल कमांड से 3 दिन पहले 4 माइन सुपर जो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं और उनका एक डिस्ट्रॉयर वहां से मूव कर चुका था। 5 दिन पहले एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर को ईरानियन नेवी ने वहां से हटाया था, जो कि मिसाइल्स को अटैक डायरेक्ट कर रहा था लैंडिंग के लिए। सेंट्रल ईरान से अब शिफ्ट होगा ईस्टर्न ईरान में युद्ध और गल्फ में आएगा, क्योंकि जब तक यह नहीं होता है, उन्होंने कह दिया है मेक पीस, एक वो सेटिस्फाई हो गई है, यूरेनियम हट गए हैं, लड़ाई भी हो गई है, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और बड़ी मिलिट्री माइट उन्होंने दिखा दी है, डिस्टेंट ऑपरेशंस में डायवर्जन टैक्टिक्स करके लोगों को बहला के सब कुछ कर लिया ट्रंप ने। लेकिन आखिर मेक पीस होगा कैसे? अब उन्होंने ये भी कह दिया है, मैं कहां आ रहा हूं सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब हमें रिजिम चेंज करने की जरूरत की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक शिप घुसेंगे नहीं, मैं उल्टी बात कर रहा हूं, जब तक शिप घुसेंगे नहीं गल्फ में, तब तक आखिर वो कैसे कंट्रोल में आएंगे? तो अमेरिकन वॉरशिप्स, ब्रिटिश वॉरशिप्स को फारस की खाड़ी में घुसना पड़ेगा, और जब तक वो घुसते नहीं, उसके लिए वो वहां पे माइंस लगा देंगे। ओमान का साउथ में कंट्रोल है और हॉर्मुज का जो कंट्रोल है स्टेट का, वो ईरान का है नॉर्थ में, और छोटे छोटे चैनल्स हैं, बस 35 किलोमीटर का एरिया और रेगुलेटेड फ्लो है। वॉरशिप्स को एंट्री में उस पर ट्रीटी भी है, पहले भी कहा गया था वॉरशिप्स एंट्री नहीं करेंगे। ये वही हाल है जैसे कि ग्रेन डिप्लोमेसी रशिया में ब्लैक सी से मेडिटेरियन में आने के लिए आप डार्डेनल्स या बॉस्फोरस की खाड़ी से आपको गुजरना पड़ता है, और टर्की उस पर कंट्रोल रखता है। वॉरशिप्स नहीं जा सकते ब्लैक सी में, इसलिए कोई वॉरशिप्स वहां घुस नहीं सकता, टर्की का यह प्रावधान है। वही हालत यहां होने वाली है, उन बातों को हमें समझना पड़ेगा। त्रिपाठी जी यहां बैठे हैं, उनकी मैगजीन में मैं लगातार लिखता रहता हूं इंडियन ओशंस के बारे में, और अगली बार भी उन्होंने मौका देना है तो यह बातें हम करते रहते हैं डिस्कशंस में। मैं बताऊं आपको, हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टरी है ऑयल का, और आत्मघाती कदम होगा ईरान के लिए आर्थिक स्टेज से, जैसे आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ मिलिट्री सिचुएशन जो बन रही है उसे भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, यूके देवनाथ सर, क्या डिफेंस प्रोक्योरमेंट बजट पर भी इसका असर हमें पड़ सकता है? मतलब मैं सिर्फ तेल संकट की बात नहीं करती, लेकिन यह भी है कि अगर तेल महंगा होगा, सरकार के पास संसाधन भी घटते हुए नजर आएंगे, डिफेंस बजट पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव बढ़ेगा। और एक सेकेंड एंगल सर, अमेरिका की एंट्री है। 22 साल बाद हमने देखा है कि अमेरिका ने सीधे सीधे किसी युद्ध में इस तरीके की एंट्री ली है, 2001 और 3 से, अगर मैं गलत नहीं हूं मुझे करेक्ट करिएगा। लेकिन अमेरिका की एंट्री ने इस वॉर को एस्केलेट किया है, या फिर शांति की प्रयास जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं उस पर एक कॉमा है? ये मतलब आगे क्या होगा? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सभी एक चैप्टर दिखता है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से। जी हाँ पूर्णिमा जी, जहां तक भारत है, हमारे पास हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रहते हैं। भारत सरकार हमेशा कोशिश करके कम से कम 1 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करती रही है। तीनों जो पीएसयूज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसी और बीपीसी, 30 डेज का स्टॉक मेंटेन करती हैं। फिलहाल स्टॉक नाना कारणों से 21 दिन का है, लेकिन हम जल्दी ही दूसरे देशों से आयात करके इस स्टॉक को 30 दिन बनाने वाले हैं। जहां तक हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम हमेशा 40 दिन के युद्ध के लिए जो भी पेट्रोल, डीजल, शिप्स में जैसे हैवी हाई स्पीड डीजल इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यूज होता है, तो हम 40 दिन का स्टॉक मेंटेन करते हैं। इंडियन आर्मी 40 दिन का केरोसिन मेंटेन करती है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में हमें केरोसिन देना पड़ता है जवानों को, बंकर्स को और इक्विपमेंट को वार्म रखने के लिए। तो हमारी डिफेंस फोर्सेस पर भी
कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल खरीदने का जो बजट है डिफेंस बजट का, वो ओवरऑल डिफेंस बजट का बहुत छोटा हिस्सा है। मैं बता दूं, अगर हमारा ओवरऑल डिफेंस बजट 5 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो इसमें तीनों सेनाओं की जो डिफेंस बजट होती है, पेट्रोल डीजल और दूसरे ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस खरीदने के लिए 35,000 करोड़ का महज बजट है। तो डिफेंस बजट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि अभी जब अमेरिका ने हमला कर दिया है, देखिए खोमेनी साहब की सरकार है वहां पर, वो वहां पर रिलीजियस लीडर हैं और उन्हें पूरे ईरान को इसी बात पर रखा हुआ है अपने साथ कि एक दिन ईरान जो है वहां पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। पूरा प्रॉमिस ये है ईरान की जनता के साथ कि ईरान की जनता को पहले जो शाह ऑफ ईरान थे वो सही दिशा में नहीं ले जा रहे थे। अब जब अमेरिका ने हमला कर दिया है और अगर ईरान उसका जवाब नहीं देता है तो एक अंदरूनी प्रेशर बन जाएगा उनकी आम आवाम से, क्योंकि आम आवाम अब ऊपर खोमेनी साहब के रिजीम के टॉप लीडर्स की तरफ देख रहे हैं कि आपने अमेरिका का जो हमला है उसको किस तरह से हजम कर लिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अगर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो आम आवाम बहुत नाखुश हो जाएगी, इसलिए उन्हें रेस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। देखिए, एक बात हो रही है बार बार सुबह से कई चैनलों पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस तरह से हुती ने लाल से रेड सी में सिलेक्टिव अटैक किए हैं, ईरान अगर बंद भी करेगा तो ऐसा नहीं कि बस पूरा नलका बंद कर दिया कि एक बूंद यहां से वहां, एक शिप यहां से वहां नहीं जाएगी, एक शिप वहां से पूर्व से पश्चिम नहीं जाएगी। वो सिलेक्टिव क्लोजर करेगा। यानी अगर वो एक चीन का जहाज है जो कच्चा तेल लेने आ रहा है उसको अंदर आने देगा, और इसी तरह से अगर चीन का जहाज कच्चा तेल लेकर वापस जा रहा है उसको जाने देगा। लेकिन अगर एक अमेरिकन शिप है, जैसे कि हुतीज ने लाल सागर में अमेरिकन शिप पर हमला किया, तो ईरान क्या करेगा कि अगर एक अमेरिकन शिप है तो ईरान के पास 3000 छोटे वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें रेंज तो कम होती है 100, 200, 300 किलोमीटर, लेकिन वॉरहेड बड़ा होता है। वॉरहेड 500 किलो का होता है जो शिप को डुबा सकता है, वॉरहेड 1000 किलो का होता है जो शिप को डुबा सकता है। रेंज छोटी है 300 किलोमीटर। ईरान इसका इस्तेमाल करके सिलेक्टिव, यानी अमेरिका का शिप है डुबा दो, इजराइल का शिप है डुबा दो, चाइना का शिप है जाने दो, भारत का शिप आ रहा है जा रहा है, भारत हमारा दोस्त है, ईरान कहेगा जाने दो। ये 100% ब्लॉकेज नहीं है, ये सिलेक्टिव ब्लॉकेज करेगा ईरान। त्रिपाठी साहब, वापस से एक बार भारत के एंगल से, सिर्फ तेल संकट को नहीं पर डिप्लोमेटिकली मैं सर इसलिए समझना चाहती हूं कि क्या ये भारत के लिए समय है कि भारत एक बार फिर से एक शांति के स्कोप को और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का है अगेंस्ट ईरान वो हम क्लियरली देख रहे हैं। क्या भारत अपने उस मध्यस्थ की भूमिका को और ज्यादा मजबूत तरीके से ऐसे समय में रख सकता है ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध को खत्म कराया जा सके? देखिए पूर्णिमा, लोग ये कह रहे हैं कि भारत को अब मध्यस्थता करनी चाहिए, हालांकि अभी तक मध्यस्थता नहीं की है उसने, न रूस के युद्ध में की है, न और कहीं, न इजराइल के, लेबनान के, या उनके गजा में हमास के युद्ध में। लेकिन लोगों का कहना है कि इसलिए करनी चाहिए कि ये स्थिति बड़ी विस्फोटक है, बड़ी खराब है, इतने लोग मर रहे हैं, ये रहे हैं, वो हो रहा है। वो सब बातें सही हैं, लेकिन हमने अभी तक डायरेक्टली मध्यस्थता नहीं की। हमने ये दोनों पक्षों से अपील की है कि हम युद्ध के खिलाफ है, ये युद्ध का समय नहीं है, दोनों पक्ष आए, बैठ करके बात करें। और अभी देखिए मध्यस्थता के जितने प्रयास हुए भी हैं, फिलहाल रूस और उसके बीच में, जो कि यूक्रेन के बीच में जो 3.5 साल से चल रहा है, उनमें किसी को सफलता नहीं मिली है। तो चाहे जेलेंस्की के साथ बैठक हो, चाहे तुर्की ने कोशिश की, इजिप्ट ने कोशिश की, सऊदी अरब ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। हमारी जहाँ तक अपनी स्पेसिफिक बात है, देखिए हमारा एक ये पॉलिसी का पॉइंट रहा है कि हम दो देशों के बीच में, दो युद्धरत या तनावग्रस्त देशों के बीच में हम कभी भी मध्यस्थ की भूमिका नहीं। हमने कश्मीर के इशू में, आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने इमरान खान से कहा था कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो उन्होंने कह दिया था थैंक यू बट सॉरी, कश्मीर का मामला द्विपक्षीय मामला है और किसी भी द्विपक्षीय मामले में हम तीसरे पक्ष को नहीं इन्वॉल्व करें। अब यही हम अभी कर रहे हैं। अगर हम मध्यस्थ बनते हैं, मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, तो ये हमारी कश्मीर पॉलिसी के ठीक उल्टा जाए। ठीक है सर।
क्योंकि तब लोग कहेंगे कि ठीक है, तब आप कश्मीर के मामले में भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कीजिए। तो इसलिए हम मध्यस्थ तो नहीं बनेंगे। हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसा वातावरण तैयार करने में मदद कर सकते हैं जहां दोनों पक्ष के लोग बैठकर कम से कम अक्रॉस द टेबल बातचीत कर सकें। और उसके लिए मेरे ख्याल से बैकडोर चैनल से बातें जारी हैं। आपने देखा ही होगा कि पेजेश्कियान ने, जो ईरानियन राष्ट्रपति थे, उन्होंने बात की है मोदी जी से। और जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद नेतन्याहू की भी मोदी जी से बात हुई है। और हम यूएस के साथ भी डिप्लोमेटिक चैनल में, कम्युनिकेशन चैनल में बने हुए हैं। अब ये बात देखने की, और सिर्फ हमें नहीं, कई और देश ये कर रहे हैं, ये बात देखने की कि कौन पहले इसमें सफलता पाता है। ठीक है। शरद कोहली सर, क्या स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने का भारत के लिए ये एक मौका है? क्या रूस, अफ्रीका, अमेरिका जैसे जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं तेल के लिए, उस पर फोकस करने का समय है? दूसरा, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार फोकस कर रहे हैं, क्या हम उन विकल्पों को और ज्यादा ऐसे मोमेंट में एक्सपैंड करने पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, और देखिए, सरकार का तो हमेशा आपदा में अवसर का नारा रहा है कि जब मुसीबत आई है, हमने उसका भरपूर फायदा उठा के, मैं ये नहीं कह रहा मुसीबत का फायदा उठा के, पर हमने उसमें अवसर ढूंढा है, हमने एक विकल्प तैयार किया है। बिल्कुल, रिन्यूएबल एनर्जी की मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपने सवाल किया, तो उसमें विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई, बायोफ्यूल हो गया। इस पे पहले से ही भारत में बहुत काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर ऐसा ये संकट आता है, अगर शब्द को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं, तो भारत इस पे और स्पीड पे आगे बढ़ेगा। हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भरता अपनी पहले से ही कम करना चाहते हैं, पर अगर मान लीजिए ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता है, जहां हमारी 30-40% अगर उस हार्मोज के जरिए आ रही है, तो जैसे जो देवनाथ साहब कह रहे थे, अगर सिलेक्टिव होता है, हालांकि ये अभी सुप्रीम काउंसिल के पास निर्णय है कि उस हार्मोज स्टेट को बंद किया जाएगा, अभी तो पारित हुआ है संसद में, उनकी आगे होगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है, पर अगर ये सिलेक्टिव बेसिस पे होता है, तो भारत ईरान का मित्र है। भारत की ईरान से भी उतनी मित्रता है जितनी इजराइल से है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत की सप्लाई रुकेगी अगर ये सिलेक्टिव बेसिस पे होता है। पहली बात, अगर रुक भी जाती है तो मुझे लग रहा है इसमें बिल्कुल भी हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको हम एसपीआर कहते हैं, आपने उसका जिक्र किया, बिल्कुल उनको लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर वो कमती बढ़ती होते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी जो हम हरदीप पुरी साहब की स्टेटमेंट पे अगर हम जाएं, जो उन्होंने आज सुबह दिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास कुछ हफ्तों का अभी सफिशिएंट स्टॉक है, हमें बिल्कुल भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें भारत को एज ए देश को अभी चिंता करनी चाहिए। अभी जब बंद होगा, अभी चिंता करने के लिए यूरोप और चाइना को मुझे लग रहा है ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी आंतरिक आर्थिक परिस्थिति बहुत ही मजबूत है, क्योंकि मैं सारी दुनिया की आर्थिक परिस्थिति का विश्लेषण करता हूं, मैं और मेरी टीम, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है हम 6.5-7% पे ग्रो कर रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन अच्छी है, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है, हमारी पीएमआई अच्छी है, हमारा इनडायरेक्ट जीएसटी कलेक्शन अच्छा है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी आर्थिक संकट नहीं है। आर्थिक संकट अगर होता है पूर्णिमा, और फिर ये होती है, तो वो जले पे नमक छिड़कना हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है सारी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्षम है इस परिस्थिति को झेलने में, तो वो इस समय भारत है। ये मैं यकीनी तौर पर आपको कह सकता हूं। ठीक है सर, लेकिन अगर $10 भी प्राइस बढ़ता है क्रूड ऑयल का, तो उसका इम्पैक्ट सीधे 15 बिलियन एक साल के हिसाब से जाएगा। तो वो एक बिल्कुल, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पूर्णिमा $690 बिलियन के हैं। तो अगर बढ़ता भी है $10 यहाँ पर, $100 भी चला जाता है, तो उसमें दो बातें होंगी। पहली बात तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है। दूसरा ये है कि हमारी पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी जल्दी ये सरकार नहीं बढ़ाने वाली है, ये तो पक्का है, क्योंकि ये कब तक टिकेगी। बाकी जैसी डायनेमिक परिस्थिति है पूर्णिमा, जैसे जैसे परिस्थिति इवॉल्व होगी, हम इसका आकलन उस टाइम कर सकते हैं। जोड़ना चाह रहे हैं सर, 20 सेकंड्स प्लीज, फिर मैं बाकी मेहमान। दो चीजें मैं छोटी छोटी कहना चाहूंगा। मैं शरद कोहली जी की बात का समर्थन करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक चीज तो ये कि अगर हमारे यहाँ सप्लाई की क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम रूस से अपना सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कुछ फर्क पड़ेगा, काफी सब्सटेंशियल फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हालांकि थोड़े लॉन्ग टर्म की आपदा में अवसर की जो बात है वही है कि अभी आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब ने कहा था कि हमारे पास अंडमान के तट के पास करीब 2 लाख करोड़
लीटर ऑयल की संभावना पाई गई है। 2 लाख करोड़ का मतलब होता है रफली 135 अरब बैरल। और अगर हम 5 लाख बैरल के हिसाब से भी देखें रोज का, तो ये करीब करीब 70 सालों के लिए ठीक होगा, सफिशिएंट होगा, अगर हम इसमें तेजी से आगे बढ़े। और ये अभी एस्टिमेटेड है, अगर सही वाला भी 40 बिलियन के करीब हो, 40 अरब के करीब होगा, तो भी हमारे लिए चिंता करने की बात नहीं। बस करना क्या है कि इस मामले में तेजी दिखानी है, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों तरह की एनर्जी के सोर्सेज इसी बीच में संजीव श्रीवास्तव जी, भारत की जो संतुलन नीति रही है उसको लेकर कई बार सवाल उठे हैं। ऐसे में भारत की विदेश नीति को आप कैसे आंकते हैं, खासतौर से संकट जैसे जैसे हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी हमारा दोस्त और इजराइल भी हमारा दोस्त, अलग अलग मायनों में दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीवास्तव जी, चाहूंगी बस थोड़ा छोटा सा जवाब रखेंगे, बाकी दो मेहमानों के पास भी जाना है, समय थोड़ा कम है। देखिए, भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। और भारत मध्यस्थता तो नहीं, जैसा कि त्रिपाठी सर ने बताया कि क्यों भारत मध्यस्थता नहीं करेगा। भारत जब तक सभी पार्टी भारत से मध्यस्थता करने के लिए न कहेंगी, तब तक भारत मध्यस्थता का कोई ऑफर स्वीकार नहीं करेगा। ये बहुत स्पष्ट है, किसी एक पार्टी के कहने के आधार पर हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन एक वातावरण को निर्माण करने की प्रक्रिया, ये भारत को और भारत जैसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र को, जिसकी की आवाज बड़ी ही गंभीरता के साथ पूरे विश्व में सुनी जाती है, वॉइस ऑफ विजडम है, वॉइस ऑफ होप है, ऐसे भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी। और भारत के साथ साथ अन्य जो राष्ट्र हैं, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र, अन्य जिम्मेदार राष्ट्र, उनको भी अपनी भूमिकाएं निभानी होगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन विफल साबित हो रहा है। उसका जो मेन मैंडेट था ऐसे विषयों को एड्रेस करने का, वो लगातार अपनी विफलता दर्शा रहा है। तो ऐसे में जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, विश्व के बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे एक गहरे और विजनरी विचार को रखने वाले जो लीडर्स हैं, उनको सामने आने की आवश्यकता है। और वो दिख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने पेजेश्कियान से बात की है, ईरानियन राष्ट्रपति से, और उसके पहले नेतन्याहू से भी उनकी बात हुई थी। तो ये स्पष्ट है कि भारत अपनी भूमिका अवश्य निभाएगा। बैक चैनल के माध्यम से भारत पूरी सिचुएशन को डीएस्केलेट कराने के लिए अपनी कोशिशें करेगा। श्याम सर, 1 मिनट का टाइमर आपके लिए रख रही हूं मैं। क्या आपको लगता है इस मौके पर नेवल कोलिशन की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसका हिस्सा बनेगा, अलॉन्ग विद फ्रांस, यूएई, यूएस, सऊदी और ओमान? बिल्कुल, देखिए, भारत इस क्षेत्र का अगुवा है और बहुत ही शानदार रोल निभाता है। अगस्त के महीने में इंडियन ओशनिक नेवल सिंपोजियम होने वाला है कोचिन में, और हर बार हम इसके ऊपर जाते हैं। क्वाड के हम मेंबर हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। नौसेना लगातार प्रभावकारी भूमिका में, आप उसके आयाम लगातार सुनिश्चित देख रहे हो। और हमने देखा है कि साउथ ईस्ट कंट्रीज से लेके पूरे अरेबियन सी में और रेड सी में और मडगास्कर तक हमारा रोल लगातार बनता है। इंडियन ओशनिक रीजन में हम पैसिफिक में हैं और हम मेडिटेरियन में हैं। प्रधानमंत्री ग्रीस गए थे, वहां हमें हार्बर चाहिए, अब वो साइप्रस से गुजर गए हैं। टर्की के बगल में दोनों देश है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो भारत के जो नौसेना है उसका रोल बहुत लगातार बनता है। सेलेक्टिव जो टारगेटिंग आप कह रहे हो, अपॉर्चुन टारगेट की बात कर रहे हैं या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अगर एक भी शिप गलती से छोटे से उस एरिया में डूब गया तो फिर वो चैनल ऐसे ही बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि गल्फ में लगातार ईरानियन नेवी एक्सरसाइज कर रही है, वो अपनी प्रभाव बना रही है। उन्हें डर है कि ये शिप्स अब वहां घुसेंगे और पूरा का पूरा सेक्टर वहां आएगा। तो नेवी का रोल सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को सुनिश्चित रखने में आएगा, से भी ऐसे में बढ़ जाता है। और ऑपरेशन संकल्प आपको याद होगा किस तरीके से ये स्कॉट ऑपरेशंस चलाए गए थे। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट देवनाथ सर आपसे लेके बस समाप्त करूंगी चर्चा को। सर, भारत के ऊपर कोई भी तेल का प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के बाकी सारे देशों के साथ खुले हैं। अगर आप देखें तो हम अमेरिकी दबाव में आकर ईरान से तो कोई तेल खरीद ही नहीं रहे हैं 2018 के बाद। लेकिन अगर हम दरख्वास्त करेंगे ईरान को कि हमारे शिप्स को जाने दो और आने दो, बाकी के जो खाड़ी देश हैं वो मान जाएगा। और मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। हमारी डिप्लोमेटिक काडर बहुत मजबूत है, वो ईरान की एम्बेसी के साथ बात करके इसको सुनिश्चित कर लेगी। ठीक है सर।